सो हमने कहा सर अलग अलग तरह की एनबीएफसीज के बारे में बताएं। सबसे पहले जी एएफसी दैट इज अ एसेट फाइनेंस कंपनी। ठीक है, अगर आपने कोई भी एसेट लेना है ना तो आप लोन बैंक से भी ले सकते हैं, आप एनबीएफसी के पास भी जा सकते हैं। तो वो कहता है कि एनएएफसी दैट इज द एसेट फाइनेंस कंपनी इज अ कंपनी व्हिच इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैरिंग ऑन एज इट्स प्रिंसिपल बिजनेस। इसका मेन बिजनेस क्या है? सबसे मेन प्रिंसिपल बिजनेस का मतलब आपका मेन बिजनेस क्या है? फाइनेंसिंग द फिजिकल एसेट्स सपोर्टिंग द प्रोडक्टिविटी एंड द इकोनॉमिक एक्टिविटी सच एज ऑटोमोबाइल्स। किसी ने गाड़ी लेनी है जी 50 लाख रुपए की, तो आप जो उसकी फंडिंग है, फाइनेंस है, वो आप एनबीएफसी से भी करवा सकते हैं। ट्रैक्टर्स, लेथ मशीन, generator sets, earth moving and the material handling equipments and moving on its own power or the general purpose of the industrial machine। इंडस्ट्री में जौन सी भी मशीन्स यूज होती हैं जी, वो सारी आप इसके अंदर यूज मतलब इनसे फाइनेंस भी करवा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी इन्वेस्टमेंट कंपनी। सर इसमें कुछ ऐसा होता है एसेट फाइनेंस कंपनी में कि करंट या नॉन कैपिटल एसेट्स कुछ भी कि दोनों? ओनली द सपोर्टिंग द प्रोडक्टिविटी, पर्सनल एसेट्स नहीं है इसमें। पर्सनल एसेट्स नहीं है कि फॉर एग्जांपल मैंने पर्सनल पर्पस के लिए अपनी सिस्टर के लिए मैंने लेटर से 20 लाख रुपए की गाड़ी लेनी है, वो ये फंड नहीं करेंगे। ठीक है, बट अगर मैं बोलता हूँ मैंने कंपनी के नाम से गाड़ी लेनी है जिसमें मेरे डायरेक्टर्स घूमेंगे, मेरे एम्प्लॉइज उसको यूज करेंगे, वो ये जरूर कर देंगे। ठीक है, सो ये पर्सनल पर्पस की फंडिंग नहीं अलाउ करते। नेक्स्ट इज द इन्वेस्टमेंट कंपनी। इन्वेस्टमेंट कंपनी को ना हम बहुत बार पढ़ते हैं जी, इसको हम बोलते हैं मोहल्ले की आंटी। सभी के मोहल्ले में एक आंटी होती है जी जिसको अपने घर से ज्यादा दूसरों के घरों में इंटरेस्ट होता है कि किसका बच्चा कहाँ पे कितने बजे गया, कितने बजे वापस आया, क्या पहन के गया, किसके साथ गया। ठीक है, और उनकी पूरी नजर रहती है, ये हर वक्त वो अपने चौबारे पे खड़े रहते हैं और पूरी गली को ऑब्जर्व करते हैं सीसीटीवी कैमरा की तरह। सेम इज द इन्वेस्टमेंट कंपनी। इनका मेन बिजनेस ही क्या है? दूसरों के शेयर्स और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना। इनका अपना कोई बिजनेस है ही नहीं। So they are always interested in someone else shares and the bonds, और उसमें ये पैसा लगाते हैं और उसी से रिटर्न कमाते हैं। So investment companies, any company which is a financial institution जिसका मेन बिजनेस क्या है? दूसरों की सिक्योरिटीज को एक्वायर करना। ठीक है, सो ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरों के शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड के यूनिट्स में इन्वेस्ट करते हैं और वहां से रिटर्न कमाते हैं। इनका अपना कोई बिजनेस होता ही नहीं। ठीक है, ये आया था कल पेपर। Third we have is the loan companies. So loan companies means the company which is the financial institution carrying on its principal business, जिसमें ये दूसरों को फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, whether by making the loans or the advances and the otherwise any activity other than its own। ठीक है, आप अपनी किसी एक्टिविटी को फाइनेंस नहीं कर सकते, बल्कि आपका जो मेन पर्पस है वो दूसरों को लोन देना है। बट डज नॉट इंक्लूड द एसेट फाइनेंस कंपनी, क्योंकि ना मेरे को ऐसा लगता है कि लोन फाइनेंस कंपनी जो है उसका स्कोप बड़ा है। एसेट फाइनेंस कंपनी ने कहा कि सिर्फ एसेट एक्वायर करने, वो भी कौन सा? टैंजिबल एसेट। ठीक है, टैंजिबल एसेट्स, उसने बोला था ऊपर फिजिकल एसेट्स। देखिए फाइनेंसिंग द फिजिकल एसेट्स। मैंने कहा कि सर किसी का पेटेंट लेना है 100 करोड़ रुपए का, वो कहते नहीं, वो नहीं हम फाइनेंस करेंगे। एसेट फाइनेंस ने क्या बोला? फिजिकल एसेट और ओनली फॉर योर बिजनेस पर्पस। लोन कंपनी ने कहा कि सर कोई भी लोन अगर आपको चाहिए फॉर एनी एक्टिविटी, हम आपको वो लोन देंगे। ठीक है, नहीं पर्सनल कोई भी फाइनेंस कंपनी में पर्सनल नहीं, पर्सनल तो आजकल बैंक से नहीं देते जी। ठीक है, आप किसी बैंक के पास जाइए जी और उसको बोले पर्सनल लोन चाहिए। ठीक है, सो दे विल नॉट गिव यू। ठीक है, वो आपको होम लोन दे देगा, कार लोन दे देगा। बैंक ना आजकल क्या करते हैं, पर्सनल लोन क्यों नहीं पसंद करते? वो कहते हैं कि सर मेरे को पता ही नहीं आपने इस पैसे का क्या करना है। ठीक है, होम लोन लेना है तो वो कहेगा कि जी घर बनाने के लिए चाहिए, हमारा सर्वेयर चाहेगा, आर्किटेक्ट की कोटेशन ले आओ। ठीक है, कार लोन चाहिए, चाहे पर्सनल पर्पस के लिए चाहिए, कार लोन दे देंगे क्योंकि कार गिरवी पड़ी है उसके अंदर, और वो पैसा आपको नहीं देते, कार वेंडर को देते हैं। आप सोचेंगे आपके अकाउंट में 10 लाख रुपया डाल देंगे और आप चेक काट के देंगे, ऐसा नहीं होगा। कहेंगे किससे गाड़ी लेनी है? लेटर से मैंने कहा विधाता होंडा से लेनी है, तो वो कहते हैं विधाता होंडा के नाम का मैं 10 लाख रुपए का चेक काट रहा हूँ। ठीक है, सो दैट आई कैन इंश्योर वेयर माई मनी इज गोइंग। ठीक है, जो कह रहे हैं उसी के लिए यूज कर रहे हो ना। पता लगा आपको वो 10 लाख रुपए लेकर यूरोप का ट्रिप लेने चले गए, मेरे को बोला था कि कार लोन है। ठीक है, सो पर्सनल लोन्स को हम जनरली पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि उसमें रीपेमेंट की वो
मतलब क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें एप्लीकेशन नहीं पता कि पैसा कहाँ गया, ठीक है, क्योंकि आप बता ही नहीं रहे कि आपने लेटर से आपने कहा कि जी मेरी बहन की शादी है उसके लिए चाहिए, ठीक है, सो दैट इज नॉट प्रमोटेबल इवेंट, ठीक है। आपको गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, ठीक है, सरकार उसको प्रमोट करती है, लेकिन आपको किसी पर्सनल इवेंट के लिए इतना रुपया चाहिए, दैट वी डू नॉट प्रमोट, ठीक है। और हाँ, पर्सनल लोन्स के ऊपर ना जो अनसिक्योर्ड होते हैं, इंटरेस्ट रेट्स वेरी हाई, ठीक है, मिनिमम 18% एंड इट गोज अप टू 42%, ठीक है। ऐसा लगता है वो जो पुराने टाइम को मदर इंडिया मूवी के अंदर दिखाते थे ना, वो जो ठेकेदार होते हैं जो इंटरेस्ट 2 साल में डबल ही कर देते थे पैसा, ठीक है, 2 साल में नहीं चुकाया तो आप 100 रुपया नहीं देना, 200 रुपया देना है, ठीक है। मेरे को वो वाला टाइम याद आ जाता है जब मैं पर्सनल लोन के इंटरेस्ट रेट लेता हूँ, देखता हूँ कि आज के टाइम में भी बैंक ऑफिशियली अपने सेंक्शन लेटर पे लिख रहा है कि जी द इंटरेस्ट रेट इज 42%, 36%, वे टू हाई। नहीं, यहाँ पे इनफॉर्मल सोर्सेज सस्ते हैं इनफैक्ट, ठीक है, और बहुत सारे बैंकिंग के जो ऑफिशियल्स होते हैं ना वो इनफॉर्मल सोर्सेज के पास ले जाते हैं। लेटर से मतलब जनरल प्रैक्टिस है, मैं HDFC बैंक में जाऊँगा पर्सनल लोन तो कहेगा सर आपकी फाइल लगाई है, पहली बात तो लोन हो नहीं रहा, अगर हो रहा है तो 36% ब्याज देना पड़ेगा, तो वो कहते हैं सर 24% पे बाहर से ले दूँ किसी से, ठीक है, वही मेरे को ऑफर करता है क्योंकि उसके पहले से ही टाई अप थे किसी और के साथ, तो वो कहता है कि सर कोई भी बड़ा नाम ले लेते हैं शहर का, कोई ढींगराज है, कोई डावर्स है, ठीक है, कोई सिंघानियाज है, ठीक है, सो इन दैट केस वो कहता है कि जी आप इनसे ले लीजिए, आपको 10 लाख रुपया चाहिए, ठीक है, घर के पेपर्स इनके पास रखवा दीजिए और ये 24% चार्ज करेंगे आपसे, ठीक है, सो वो इनफॉर्मल तरीकों से आपको दिलवा देते हैं। नेक्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, नाम से पता लग रहा है जी ये कहाँ पर पैसा लगाएंगे, तो वो कहता है कि जी IFC भी एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, इसके अंदर आपको 4 करेक्टरिस्टिक्स इन्होंने बताए हैं। कहते हैं कि 75% ऑफ द टोटल एसेट्स इनका इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स में लगना चाहिए, इनके नेट ओन फंड्स जो हैं वो मिनिमम 300 करोड़ के होने चाहिए, इनकी क्रेडिट रेटिंग A या A के इक्विवेलेंट होनी चाहिए। पॉइंट नंबर D, आई नीड टू चेक, इसकी फुल फॉर्म पता है किसी को? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कुछ ऐसा है। ओके, अभी नेट भी नहीं, इसको मैं चेक करके आपको ब्रेक के बाद बताता हूँ, ठीक है। सो इनकी जो CRAR है, ठीक है, वो 15 की होनी चाहिए। क्रेडिट रेटिंग पता है A और A के इक्विवेलेंट, ठीक है। आज के टाइम में सेबी ने कहा है कि अगर आप पब्लिक को कोई भी सिक्योरिटी देना चाहते हैं आपको पहले क्रेडिट रेटिंग अपनी करवानी पड़ेगी। वो टाइम गए जी जिसके अंदर ना आप सुनी सुनाई बातों पे पैसा लगा देते थे और कंपनी फ्रॉड निकलती थी। सो क्रेडिट रेटिंग एक कॉन्सेप्ट सेबी लेकर आई जिसने क्या कहा कि अगर आप पब्लिक को कुछ भी ऑफर करना चाहते हैं, बी इट डिबेंचर, बॉन्ड, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर या कुछ भी अगर उनसे लेना चाहते हैं तो कंपनी को पहले क्रेडिट रेटिंग करवानी पड़ेगी। क्रेडिट रेटिंग के लिए इंडिया के अंदर कंपनीज हैं लाइक द क्रिसिल, ठीक है, और द इक्रा, ठीक है, ये आपकी क्रेडिट रेटिंग करते हैं और आपकी तह तक जाते हैं। ये 2-3 महीने लगाते हैं जी आपकी कंपनी के ऊपर और बहुत बड़े लेवल के फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स आते हैं, आपके डेटर्स को कांटेक्ट करेंगे, उनसे पूछेंगे कि इनकी पेमेंट कैसी है, टाइम पे पेमेंट करते हैं कि नहीं करते हैं, आप इस कंपनी से खुश हैं कि नहीं, आपके सप्लायर्स के पास जाएंगे, आपके एम्प्लॉयज़ को इनफॉर्मली कांटेक्ट करेंगे, आपकी तह तक जाएंगे और फिर जाकर आपको क्रेडिट रेटिंग देंगे। अगर उन्होंने आपको क्रेडिट रेटिंग A की दे दी, ठीक है, टॉप 5 आउट ऑफ 5 दे दिए, इन दैट केस आपका शेयर जो है मार्केट में सुपर हिट हो जाएगा जी, ठीक है, क्योंकि ये बहुत रिलायबल होता है, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि जी क्रेडिट रेटिंग आपकी जो है वो मिनिमम A और A के इक्विवेलेंट होनी चाहिए, इसमें AAA तक जाती है, ठीक है। सो AAA, AA, A, फिर BBB, BB, B और फिर C और लास्ट में D आता है। D तो डिफॉल्टर्स है जी, कि ये तो पक्का ही पैसे वापस नहीं करेंगे, तो वो कहते हैं A, AA या AAA में से कोई भी एक होगा तो आप IFC कंपनी खोल सकते हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो कि फैक्टर्स का काम करते हैं जी, फैक्टरिंग का काम करते हैं। एनीवन हैव एनी आइडिया ऑफ द बिजनेस ऑफ फैक्टरिंग? आई डू नॉट एक्सपेक्ट कि आपको पता भी होगा, ठीक है, तो मैं आपके लिए ब्रीफ कर देता हूँ, ठीक है।
सो फैक्टरिंग का क्या बिजनेस है वो आप सुनिए जी। बहुत सारे लोग जो हैं वो आज के टाइम में ना अपना पैसा उधार पर देते हैं, ठीक है, और वो कहते हैं कि जी ये क्रेडिट के बिजनेस से मैं तो बड़ा परेशान हूँ, अपने ही पैसे लोगों से मांगते रहो कि सर पेमेंट दे दो, पेमेंट दे दो, पेमेंट दे दो, और 2 महीने का उधार देते हैं। और सेल्डम ही कोई पर्सन होता है जो 2 महीने में पैसे दे जाता है, कोई 2.5 महीने, कोई 3 महीने, कोई 4 महीने, कोई 6 महीने, और मांगते रहो। तो वो कहते हैं अपने बिजनेस पे कम ध्यान देता हूँ, सुबह के पहले डेटर्स की लिस्ट निकालता हूँ और सबको कॉल करता हूँ और फिर पैसे मांगते हैं जी सबसे। सो ये एनबीएफसी ने कहा कि सर आपके लिए ये काम हम करते हैं। हमने कहा कैसे, सुनना ध्यान से। मैंने एक सेल की 10 लाख रुपए की मिस्टर ए को, और बोला कि जी 2 महीने बाद आपने ये पैसे मुझे पे करने हैं, ठीक है, और प्रॉपर सेल हो गई, सारा बिल उसको इशू कर दिया, सारा कॉन्ट्रैक्ट हमारा हो गया। अब वो सेल का बिल लेकर और वो कॉन्ट्रैक्ट लेकर मैं गया जी इस एनबीएफसी के पास। वो कहते हैं कि सर क्या, जैसे बीआर डिस्काउंटिंग आपने पढ़ा होगा ना, बीआर डिस्काउंट करना है, बिल्कुल सेम, बस यहाँ पे बीआर नहीं है, ठीक है। मैंने कहा सर मिस्टर ए से मैंने 2 महीने बाद 10 लाख रुपया लेना है, आप ये डिस्काउंट करके इसके अगेंस्ट मुझे आज ही कुछ रुपए दे दो। कहता 9,80,000 देता हूँ, 2% मैंने इसका डिस्काउंट अपनी इनकम काट ली, आप मेरे से अभी 9,80,000 रुपए ले जाओ। मिस्टर ए को बता देना, ठीक है, कि अब मैं नहीं आऊंगा पैसे लेने, एनबीएफसी आएगी मेरे बिहाफ पे, और 2 महीने बाद आएगी, आज नहीं आएगी, 2 महीने बाद का आपका प्रॉमिस है ना, 2 महीने के बाद एनबीएफसी आएगी, और इन दैट केस एनबीएफसी को आप पैसे पे कर देना पूरे 10 लाख। तो एनबीएफसी भी बड़ी खुश, उसको 980 उसने मेरे को दिया, उसको मिल कितने गए 10 लाख रुपए। मैं बहुत खुश, मेरे को अब उसको चेज नहीं करना, मैं अपना क्रेडिट डिपार्टमेंट की छुट्टी कर दूंगा जी, कि जी अब आपको लाइक से मैंने नौकरी के लिए, कलेक्शन के लिए लोगों ने रखे होते हैं जी 2-2, 3-3 लोग, ठीक है, उनको मोटरसाइकिल देते हैं कि और कहते हैं कुछ नहीं करना, सिर्फ पैसा कलेक्ट करके आना है जी। देखो ना, सुबह लिस्ट मिल जाएगी, इससे इतना रुपया लेना है, और जाकर प्यार से धमका के जैसे मर्जी पैसा लेकर आना है, ठीक है। तो ये प्रूफ क्या दे बीआर जो थे वो हम डिस्क्लोज कर देंगे ना उनको, ठीक है, इनको भी एक ऑथराइजेशन लेटर दे देंगे एनबीएफसी को, ठीक है। प्रूफ इज इनवॉइस, ठीक है, प्लस माय कॉन्ट्रैक्ट। तो इनवॉइस में तो ये लिखा ही होता है कि आपने कैश पे, मतलब चलो अगर कुछ इनवॉइस में लिखा ही होता है कि उसने कैश पेड है, ये सिर्फ वो बिल बन जाता है, उसमें तो लिखा ही होता है कि कैश रिसीव या नहीं, जो उधार पे देते हैं उस पे लिखा होता है क्रेडिट बिल है, ठीक है, और नीचे लिखा भी होता है कि आपको 2 महीने के अंदर अंदर हमें पेमेंट करनी रहेगी, और 2 महीने में नहीं करेंगे तो हम आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, ठीक है। मैं तो बहुत क्लाइंट्स देखे जो क्रेडिट पे माल बेचते हैं तो ऊपर कैश का बिल नहीं काटते, कैश का बिल है अगर, फिर तो पार्टी का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे आप मोबाइल लेकर आते हैं, वो आपसे आपका नाम ही नहीं पूछता, वो कहते हैं कैश का बिल काट लो, बिल दिखाकर आप वारंटी क्लेम कर लेना, ठीक है, दैट इज ऑल्सो डूएबल। सो ये फैक्टरिंग का काम करते हैं जी। सो एनबीएफसी फैक्टर इज अ नॉन डिपॉजिट टेकिंग, नॉन डिपॉजिट मतलब ये पब्लिक से डिपॉजिट्स नहीं ले सकते, नॉन डिपॉजिट टेकिंग ये पब्लिक से डिपॉजिट नहीं ले सकते, और ये एनबीएफसी व्हिच इज एंगेज इन द प्रिंसिपल बिजनेस ऑफ फैक्टरिंग। द फाइनेंशियल एसेट्स इन द फैक्टरिंग बिजनेस शुड कॉन्स्टिट्यूट एटलीस्ट 50% ऑफ द टोटल एसेट्स जो हैं वो आपके फैक्टरिंग में लगे हों, और आपकी जो इनकम है वो भी 50% फैक्टरिंग की इनकम से ही आनी चाहिए। नेक्स्ट इज मॉर्गेज गारंटी कंपनीज, नाम से पता लग रहा है, मॉर्गेज गारंटी कंपनीज आर द फाइनेंशियल कंपनीज जिनका 90% ऑफ द बिजनेस टर्नओवर जो है वो मॉर्गेज गारंटी बिजनेस आना चाहिए। मॉर्गेज वर्ड इज गिरवी रखना, और टू बी मोर स्पेसिफिक, जब आप कभी इमूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन लेते हैं तो वहां पे वर्ड यूज होता है मॉर्गेज। अगर मेरा कार लोन है जिसमें सिर्फ गाड़ी गिरवी है तो वहां पे वर्ड मॉर्गेज नहीं यूज करेंगे, बिकॉज कार इज नॉट इमूवेबल, कार इज मूवेबल। इन दैट केस हम वर्ड यूज करते हैं हाइपोथिकेशन, ठीक है, कि कार हमने हाइपोथिकेट की है। अगर आपकी ने कभी कार लोन करवाया हो तो आरसी पे भी लिखा होता है हाइपोथिकेटेड टू फला बैंक, ठीक है। जैसे मेरी कार जो है दैट इज हाइपोथिकेटेड टू पंजाब एंड सिंध बैंक, ठीक है, तो उस पर लिखा हुआ है हाइपोथिकेटेड टू पंजाब एंड सिंध बैंक। और जिस दिन मेरा लोन रीपे हो जाएगा पूरा का पूरा 2 साल 5 साल जितने का भी मैंने लोन करवाया था, तो बैंक मेरे को एनओसी देता है, मैं दोबारा से रजिस्ट्रार के पास जाता हूँ और कहता हूँ कि नई आरसी में कोई इशू करता हूँ, और वो उसके ऊपर से बस मेरा नाम और सारी डिटेल्स, चेसी नंबर, इंजन नंबर, एड्रेस सब कुछ सेम रहता है, गाड़ी का नंबर, बस वो हाइपोथिकेशन हटा देता है, ताकि जब मैं कल वो गाड़ी बेचूंगा तो उस पर वो आरसी देके बता सकता है कि ये किसी बैंक के पास गिरवी तो नहीं पड़ी, ठीक है, इस पे कोई लोन देने वाला तो नहीं है, ठीक है, लाइक दैट। सो वो कहता है कि जी मॉर्गेज वर्ड फिर से बोल रहा हूँ जी, जब आप
जिसके अंदर कोलेट्रल इज इमूवेबल प्रॉपर्टी, वहीं पे मॉर्गेज वर्ड यूज होता है। एक और वर्ड होता है जी प्लेज, सुने? एसेट बैंक को प्लेज कर दिया, बट वो भी कोलैटरल की तरह ही हुआ। उसके अगेंस्ट उन्होंने पैसे या सिक्योरिटीज दे दी। बात बिल्कुल ठीक है, बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉर्गेज एंड प्लेज? 3 वर्ड्स होते हैं जी, प्लेज, हाइपोथेकेशन एंड मॉर्गेज। हाइपोथेकेशन और मॉर्गेज तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। मॉर्गेज इज यूज जब इमूवेबल प्रॉपर्टी आप गिरवी रखवाते हैं, हाइपोथेकेशन इज जब आप मूवेबल कोलेट्रल रखवाते हैं, और यहाँ पर क्या रहता है? सो प्लेज में ऐसा नहीं होता ना कि आप मेरी प्रॉपर्टी रख दो, मेरे को लोन दे दो, और ये सिक्योरिटीज के ऊपर है, ये सिक्योरिटीज के ऊपर कुछ भी है ना, ये बेलमेंट प्लेज में पड़ा हुआ है। ओके, क्या पढ़ा है? वही है, ये भी मूवेबल के अगेंस्ट ही होता है, ठीक है। फिर आप कहेंगे कि सर फिर प्लेज और हाइपोथेकेशन में क्या फ़र्क है? उधर तो फ़र्क आ गया कि मॉर्गेज तो समझ में आ गया कि उसमें इमूवेबल होता है और ये मूवेबल का होता है, ठीक है। इसमें पोजेशन बोरोवर के पास होता है, जैसे मेरी कार लोन है, कार जो है that is hypothecated to the bank but the possession is with me, ठीक है। सेम इज मशीनरी लोन, ठीक है। मैंने अपनी फैक्ट्री में 1 करोड़ की मशीन लगवाई, बैंक के पास गिरवी पड़ी है, कल इंस्टॉलमेंट देना बंद कर दूंगा तो वो कार उठा के ले जाएंगे, मशीनरी उठा के ले जाएंगे, और कुछ नहीं टच कर सकते, बिकॉज उनका जो राइट है ओनली अगेंस्ट द कार है या उस मशीनरी के अगेंस्ट है। बट वो मशीनरी किसके पोजेशन में? बोरोवर के पास है, ठीक है। प्लेज में जो भी चीज आप रखवाते हैं वो लेंडर के पास होती है। द बेस्ट एग्जाम्पल इज गोल्ड लोन, ठीक है। गोल्ड लोन जब आप लेकर आते हैं तो गोल्ड आपके पास नहीं होता, आपको बैंक में रखवाना पड़ता है, ठीक है। बैंक क्या कहता है? गोल्ड हमारे पास रखवा के जाओ, ठीक है। जिस दिन लोन रीपे कर दोगे गोल्ड ले जाना, ठीक है। तो गोल्ड लोन इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द प्लेज, कार लोन इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हाइपोथेकेशन। दोनों ही मूवेबल के होते हैं, ठीक है। सो बी वेरी केयरफुल व्हेन यू यूज दीज वर्ड्स, ठीक है। मैंने बहुत बार देखा है अच्छे अच्छे प्रोफेशनल्स को कार लोन के लिए बोल देंगे कि कार मॉर्गेज है, ठीक है। सो इसको मैं बोलता हूँ अर्थ का अनर्थ करना, ठीक है। सो बहुत ही गलत मीनिंग उसका इंटरप्रेट कर लेना, ठीक है। मॉर्गेज इज ऑलवेज यूज्ड इन द इमूवेबल प्रॉपर्टी, और मूवेबल में या फिर तो प्लेज होगा या हाइपोथेकेशन होगा, अगर पोजीशन आपके पास है, ठीक है। आजकल तो आप मोबाइल भी ऐसे कर लेते हैं, लोन पे ले आते हैं, ठीक है। बजाज फाइनेंस वाले तो कहते हैं EMI बांध देते हैं, ठीक है। सो दैट इज अगेन हाइपोथेकेशन। मोबाइल तो मैं यूज कर रहा हूँ ना, चाहे अभी उसकी किस्तें जा रही हैं। और प्लेज के अंदर जो कोलेटरल होती है दैट इज विद द लेंडर, पोजेशन इज विद द लेंडर, एंड द बेस्ट एग्जांपल इज गोल्ड लोन। एंड द लास्ट हमारे पास है दैट इज द NBFC, नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी। खामखा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। सुन लीजिए मेरे से क्या है। लेट अस से आपके पास कोई फाइनेंशियल, आपके पास कोई NBFC है, ठीक है। मिस्टर अंबानी के पास कोई NBFC है, अब वो बैंक भी खोलना चाहते हैं, ठीक है। अब वो बैंक भी खोलना चाहते हैं, कौन? मिस्टर मुकेश अंबानी, ठीक है। तो RBI ने कहा कि आप ऐसे नहीं खोल सकते, ठीक है। सेम पर्सन जो NBFC को कंट्रोल कर रहा है वो बैंक को भी नहीं ऑपरेट कर सकता, ठीक है। समहाउ देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन। हमने कहा सर हम एक फेक लिमिटेड खोल देते हैं, ठीक है। इसका और कोई काम नहीं है जी, इसके पास 90% शेयर है NBFC के और इसके पास 90% शेयर है बैंक के, और ये फेक लिमिटेड के सारे शेयर मुकेश अंबानी के पास है, ठीक है। ऐसे ठीक है, जैसे मुकेश अंबानी कहता है कि जी मैं अकेला अगर पहले डायरेक्ट NBFC को होल्ड करता हूं और डायरेक्टली एक बैंक को भी होल्ड करता हूं तो आपको प्रॉब्लम है ना उसके अंदर। लेकिन अगर एक कंपनी खोल लेता हूं जो कंपनी खुद कोई काम नहीं करती, नॉन ऑपरेटिव है, लेकिन उसके अंदर एक NBFC भी है सब्सिडरी और एक सब्सिडरी बैंक भी है, ठीक है। RBI कहता है हाँ ये अलाउड है, ड्यू टू सम रीजंस ये अलाउड है, ठीक है। तो अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, इस फेक लिमिटेड की बात हो रही है जो खामखा हमने बनाई है।
सो सर जब दोनों को इकट्ठे रखना नहीं फिर कंपनी बनानी इकट्ठे रखना। डू नॉट आस्क मी व्हाई, ठीक है। सम रूल्स आर रूल्स, ठीक है। मैं ये टेक्स्ट पढ़ाते हुए भी बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूँ, बट एवरीथिंग इज नॉट एक्सप्लेनेबल व्हाई, ठीक है। बहुत बार मैं सिर्फ ये बताता हूँ कि क्या है, क्यों है, ठीक है। कई बार उसका लॉजिक होता है, कई बार उसका लॉजिक नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कुछ खास अच्छी एग्जाम्पल नहीं है, बट लेट्स गो विद इट। अब आप कहेंगे कि सर जब सनराइज होता है तो उसको सुबह ही क्यों कहते हैं, उसको रात बोल दिया करो, और जब सन सेट होता है उसको सुबह बोल दिया करो, ठीक है। इसका लॉजिक नहीं है। मैं ये बता सकता हूँ कि जब सनराइज होता है उसको सुबह बोलते हैं, और जब सन सेट होता है उसको रात बोलते हैं, ठीक है। ये रूल है, ऐसे ही चल रहा है, बट मेनी अ टाइम वी हैव द लॉजिक, मेनी अ टाइम्स वी डू नॉट हैव द लॉजिक। और जब मेरे पास लॉजिक नहीं होता तो मैं आपको साफ साफ बोलूंगा कि यहाँ पर आपके क्यों का मेरे पास जवाब नहीं है। इट इज व्हाट इट इज, ठीक है, ये ऐसे ही है। सो ये फेक लिमिटेड को हमने ये बोला नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी। क्या बोला इस फेक लिमिटेड को? नॉन ऑपरेटिव। ये अपना कोई काम नहीं करता, ये तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए हमने बनाया, क्योंकि आप मिस्टर प्रमोटर को डायरेक्टली इन दोनों कंपनीज को होल्ड नहीं करने दे रहे थे, ठीक है। इसका एक स्लाइड सा जो लॉजिक मेरे पास आता है, दैट इज ये इजिली ट्रांसफरेबल है, ये इजिली ट्रांसफरेबल है। कल मिस्टर अंबानी ये फेक लिमिटेड के शेयर किसी को भी दे देंगे तो उसके पास ये दोनों कॉम्बिनेशन में बैंक और एनबीएफसी चला जाएगा, ठीक है। ये प्राइवेट कंपनी है क्या? प्राइवेट, ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी द, ठीक है। बैंक भी प्राइवेट सेक्टर का आएगा। और सो कहते हैं कि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है थ्रू विच प्रमोटर और द प्रमोटर ग्रुप मिस्टर अंबानी जो हैं विल बी परमिटेड टू सेट अप अ न्यू बैंक, ठीक है। क्योंकि अर्लियर उन पे रिस्ट्रिक्शन थी कि अगर आप एनबीएफसी होल्ड करते हैं तो आप बैंक नहीं खोल सकते, लेकिन अब वो कहते हैं एनबीएफसी मेरे पास नहीं है, वो तो फेक लिमिटेड के पास है। क्या फेक लिमिटेड एक बैंक खोल सकता है? तो वो कहते हैं यस। सो इट इज अ होली ओन्ड नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी विच विल होल्ड द बैंक as well as other financial service companies regulated by the RBI and the other financial sector regulators to the extent permissible. So फेक लिमिटेड की यहाँ पर बात की गई कि फेक लिमिटेड खुद कोई काम नहीं करते, सिर्फ होल्ड करेंगे जी शेयर्स इन बैंक एंड द अदर फाइनेंशियल सर्विस